तो स्वागत है आप सभी का लेक्चर 3 में। लेक्चर 2 तक अभी मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। उस दिन ह्यूमन बॉडी स्टार्ट करने वाले थे बट टाइम नहीं बचा था। तो आज लेक्चर 3 में मैं ह्यूमन बॉडी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एंड आफ्टर ह्यूमन बॉडी जितना आज टॉपिक है उसके बाद बहुत ही थोड़ा सा टॉपिक बचेगा, स्पेशली डिजीज़ के बारे में और थोड़े से मिसलिनियस टॉपिक, एक दो पॉइंट्स जो बताने होंगे आपको, बस वो। तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा बायो का सेक्शन, और फिर फिजिक्स पे आ जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली 10 से 12 दिन के अंदर ये पूरा जनरल साइंस खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला मेरे हिसाब से। मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 दिन फिजिक्स में और वही 4 से 5 दिन केमिस्ट्री में लगेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑल राइट, देन आई विल से आई विल स्टार्ट इट। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पहले ब्लड एंड ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने कल ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में अंतर आपको समझा दिया था। ड्रग एंड ब्रांडेड ड्रग, उसके बाद 2 तरीके के ड्रग होते हैं, ब्रांडेड एंड जेनेरिक ड्रग, उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम लोग आने वाले हैं, मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम डायरेक्टली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे आने वाले हैं, जिसमें हम स्मॉलर पार्ट्स जैसे कि बकल कैविटी का क्या काम होता है, ओइसोफेगस का क्या काम है, उसका स्टमक का काम, लीवर का काम, एंड उसके बाद पैनक्रियास का काम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और रेक्टम, इन सभी का काम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं थोड़े से फैक्ट बताऊंगा आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, विली के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई थिंक कैमरा चला गया उधर, कोई इशू नहीं है। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, देन आई थिंक वी मस्ट स्टार्ट द क्लास। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज पहली बात तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ आपको, व्हाट इज़ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ ब्लड। सबसे पहली बात तो ब्लड का मतलब केवल वो हिस्सा नहीं होता जो आपके पास लाल कलर का दिखता है। ब्लड कई सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। जैसे मैं समझा दूँ आपको कि अगर ब्लड है तो इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले इसमें होगा प्लाज्मा, फिर इसमें होंगे आरबीसी जिन्हें हम इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और एट द एंड ये होंगे प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कि डेंगू वगैरह में कहते हैं कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, तो प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट मिलके ब्लड बनाते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं। सबसे पहली बात, प्लाज्मा एक स्टिकी वाइट कलर का सब्सटेंस होता है इन द ब्लड। इसका क्या काम होता है कि ये कैरी रेड ब्लड सेल्स एंड ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, प्लाज्मा का काम। आरबीसी के बारे में आप जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। एक्चुअली इनके पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है, हाँ पिगमेंट नहीं कह सकते, एक स्पेशल केमिकल होता है जिन्हें हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसके पास होता है हीमोग्लोबिन। इसका क्या काम होता है, दिस इज़ वेरी एक्सपर्ट, या फिर इसकी एक केमिकल कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने में ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बाइंड कर लेता है और खुद को स्टेबल बना लेता है। इस वजह से आरबीसीज आर यूज्ड फॉर द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ। आपने कभी सुना होगा कि घर में जब सो रहे हो तो रात में अंगीठी, अंगीठी का मतलब होता है कि कुछ कोयले जला करके नहीं सोना चाहिए। इसका मेन रीज़न जानते हैं आप। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इसका मेन रीज़न क्या होता है। कि जैसे कि अगर आप कोयले के रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड कोई सब्सटेंस जला करके रात में सोएंगे, तो क्या होता है कि जब वो बर्न करेगा, ऑब्वियसली जैसे मान लो कोई भी कार्बन का एलिमेंट हुआ, वो अगर बर्न करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, है ना। और कई बार ये होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO। इसमें CO2, इसमें एक ऑक्सीजन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ।
ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है 166 टाइम्स फास्टर, और 166 टाइम ज़्यादा तेज बाइंड करेगा और प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है इसके साथ, ठीक है। तो यही एक कारण होता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा तेज बाइंड करेगा और ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अटैच कर लेता है खुद से और इसे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में लेके जाकर के छोड़ देता है। इसीलिए कार्बन, और इसकी वजह से हमें सफोकेशन होती है और हमारी डेथ हो जाती है, मतलब किसी भी बंदे की उसमें डेथ हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए डेडली गैस कहा जाता है, वेरी डेडली गैस। इसलिए कहते हैं कि रात में कुछ भी फॉसिल फ्यूल जो कि कोयला हो गया जैसे कि, या फिर और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, इन सबको जला के रात को सोना नहीं चाहिए। जैसे पत्ते वगैरह हो गए, ये सब रात को जला करके सोना नहीं चाहिए कभी भी, और बंद करके स्पेशली कि अगर कमरे में वेंटिलेशन है तब तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वेंटिलेशन नहीं है, क्लोज रूम है, तो फिर ये इशू करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की वजह से आपको सफोकेशन हो सकती है, एंड दैट मे लीड टू अ पर्सनस डेथ, ठीक है। आई होप मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहा। उसके बाद ठीक है, ये समझ आ गया कि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं कि डब्ल्यूबीसी का काम होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स है और इनका काम होता है टू प्रोवाइड इम्यून सिस्टम। ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा काम होता है हमारी बॉडी के किसी भी बैक्टीरिया से या फिर किसी भी डिजीज से कोई सेव करने का काम करता है, तो ये डब्ल्यूबीसी करते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, हाँ, टी सेल और बी सेल, ठीक है। मैं इतना आपको जानने की भी ज़रूरत है नहीं। टी सेल और बी सेल के बारे में आपको बताऊंगा इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन। और टी सेल के बारे में भी आपने हाल ही में अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको पढ़ना चाहिए, तो आपने एक होगा कार टी सेल थेरेपी के बारे में पढ़ा होगा, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के काम आती है। इसमें भी टी सेल का ही यूज़ होता है, वाइट ब्लड सेल के टी सेल का यूज़ होता है। प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। ये प्लेटलेट्स का एक तरीके के फ्रेगमेंटेड सेल होते हैं, फ्रेगमेंटेड सेल। इसका मतलब जानते हैं, फ्रेगमेंटेड सेल का मतलब होता है ये एक ऐसे तरीके के सेल होते हैं जो टूट जाते हैं। जैसे कोई भी सेल डैमेज हो जाता है तो प्लेटलेट्स होता है, और इनका मेन काम क्या होता है जानते हो? दे आर यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। जब आपको कभी चोट लग जाती है और आपको ब्लड क्लॉटिंग, जैसे मान लो किसी को कहीं पे वुंड लग गई, तो चोट लगने की वजह से वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होता है। कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा वहाँ पर ब्लड आ गया है, सूख सा गया होता है। वो सूखा हुआ प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। ये प्लेटलेट्स होता है जो वहाँ पर जाकर के ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है और ब्लड को रोकता है बाहर जाने से, ठीक है। तो ब्लड के चारों कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपको बता दूँ। व्हाट इज ब्लड ग्रुप? हाँ देखो, यूजुअली देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ए, बी, ओ, ए बी। एक और है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसलिए उसके बारे में भी उतनी रिसर्च नहीं है और ना ही उतना पढ़ाया जाता है। बट मैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में आपको कभी थोड़ा सा फैक्ट के रूप में बता दूंगा। बट अभी हम इन चारों पे फोकस करते हैं, ठीक है। ए, बी, ओ और ए बी। हर इन चारों ब्लड ग्रुप में एक चीज़ होती है, आपने सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव, किसी का बी पॉजिटिव हुआ, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ओ पॉजिटिव हुआ, किसी का ओ नेगेटिव हुआ, किसी का ए बी पॉजिटिव हुआ और किसी का ए बी नेगेटिव हुआ, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आता है? इसको कहते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर। अगर आपके ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का जो कारण है वो है ये आरएच फैक्टर, ठीक है। और अगर यही आरएच फैक्टर आपके ब्लड ग्रुप में एब्सेंट हुआ तो यही बनाता है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है।
ये RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स में डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे पढ़ाना है वो है, इसमें आप लिखिए ये सबसे पहले कि ब्लड एंड ये होगा कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है, यह है कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ऑलराइट, देखो इसका ब्लड ग्रुप में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, समझो। ब्लड ग्रुप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कौन किससे ब्लड ले सकता है, उसमें बस ये होता है कि कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे RH फैक्टर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स में प्रेजेंट है और नेगेटिव में नहीं है। अगर कोई नेगेटिव वाला बंदा ब्लड ग्रुप ढूंढ रहा है तो उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर मैं उसे, जैसे मान लो कि कोई, एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई आदमी, मान लो कि आदमी है और इसे चाहिए ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो मैं इसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, क्योंकि ए पॉजिटिव में एक RH फैक्टर नाम का चीज़ है जो कि ए नेगेटिव में नहीं है। और अगर मैंने ए पॉजिटिव इसमें दे दिया तो ये RH फैक्टर भी इसमें चला गया। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को ए पॉजिटिव वाला को ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता। बट इन वाइस वर्सा केस ये ट्रू है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मिटा दूंगा, कि जैसे ये आदमी है और इसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ठीक है, और इसे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास इमरजेंसी में क्या है कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ए नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ये इसे दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि ए नेगेटिव में RH फैक्टर नहीं है और यहाँ पर RH फैक्टर है। तो एक ही तो स्पेसिफिक अंतर है कि ए पॉजिटिव के पास RH फैक्टर है और ए नेगेटिव के पास RH फैक्टर नहीं है। तो अगर मैं ए नेगेटिव इसमें दूंगा तो कुछ नया जा रहा है, जब इसमें RH फैक्टर है ही नहीं तो क्या जाएगा नया? दोनों ए ब्लड ग्रुप ही है। पॉजिटिव में बस एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो है RH फैक्टर का एक स्पेसिफिक फीचर कह सकते हैं, वो अवेलेबल है। और ए नेगेटिव में ऐसा कुछ नहीं है। तो ए नेगेटिव कैन बी गिवन टू देम, क्योंकि RH फैक्टर है नहीं और ये इस बेसिक प्रिंसिपल को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मुझे होप है कि मैं समझा पाया आप लोगों को। अगर नहीं समझ पाया तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा किसी और क्लास में मैं जरूर समझा दूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप है जो इस कॉमन ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं ब्लड। और मान लो मेरी बात कि इसमें वो जिन बच्चों ने याद, बहुत सारे बच्चे तो याद करते हैं, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करके आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। आगे की बात करते हैं हम। ए पॉजिटिव, देखो ए पॉजिटिव का बताता हूँ मैं। ए पॉजिटिव है, किस किस से ब्लड ले सकते हैं? देखो ए पॉजिटिव एक तो खुद से ले सकता है। ओ पॉजिटिव, अब जरा ओ पॉजिटिव के बारे में बताता हूँ, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव के बारे में। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन है ए का, ठीक है, एंटीजन है ए का। बी में एंटीजन है ए का, ओ एंटीजन है बी का, इसमें होगा एंटीबॉडी ऑफ बी, सॉरी एंटीबॉडी होगा इसमें बी का, ठीक है। इसमें एंटीजन है बी का और एंटीबॉडी होगा ए का। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, इसमें ना किसी का एंटीबॉडी है ना किसी के एंटीजन है। ये ओ ब्लड ग्रुप न्यूट्रल सा होता है, ना इसके पास कोई एंटीजन है किसी के अपने प्रति और ना किसी के खिलाफ एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आपको आगे बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। इसलिए ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत कॉमन होता है। ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है ना, ये बहुत कॉमन ब्लड ग्रुप है। और ओ नेगेटिव कैसा ब्लड ग्रुप है, ऐसे एक फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, भी लिखवा दूंगा। ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को दिया जा सकता है, इसीलिए इसको इमरजेंसी ब्लड भी कहते हैं,
कि जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पास वो सारे फीचर्स है कि सब में एसिमिलेट हो जाएगा, सब में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ाता हूँ। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव वाला ले सकता है, ओ पॉजिटिव ले सकता है। ए नेगेटिव, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया इसके पास आर एच फैक्टर नहीं है तो आराम से जा सकता है। और ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव याद रखना यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है। ए नेगेटिव में कौन ले सकता है? ए नेगेटिव दे सकता है और ओ नेगेटिव दे सकता है। सिर्फ अगर ए पॉजिटिव देगा तो आर एच फैक्टर आ जाएगा, फिर काम नहीं चलेगा। ओ पॉजिटिव देगा तब भी आर एच फैक्टर आ जाएगा, काम नहीं चलेगा। बी पॉजिटिव को कौन दे सकता है? एक बी पॉजिटिव दे सकता है, एक ओ पॉजिटिव दे सकता है, और कौन दे सकता है? एक बी नेगेटिव दे सकता है और एक ओ नेगेटिव दे सकता है। ठीक है, उसके बाद बी नेगेटिव को कौन कौन ब्लड ग्रुप दे सकता है? एक बी नेगेटिव दे सकता है, एक ओ नेगेटिव दे सकता है केवल। ओ पॉजिटिव को कौन दे सकता है बताओ? ओ पॉजिटिव को एक ओ पॉजिटिव दे सकता है और एक ओ नेगेटिव। अब मैं इसमें समझाता हूँ आपको। ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव एक ही ब्लड ग्रुप है, बस पॉजिटिव के पास आर एच फैक्टर है और नेगेटिव के पास आर एच फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें ए ब्लड ग्रुप डालूंगा तो मैंने ए का एंटीजन डाल दिया ना इसके अंदर, तो ये कुछ नया इंट्रोड्यूस हो गया। बी डाला तब भी वही काम किया, और अगर मैंने इसके अंदर ए भी डाल दिया तब भी मैं कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसलिए ओ पॉजिटिव को केवल ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दे सकता है, और ओ नेगेटिव को केवल ओ नेगेटिव। देख रहे हो, इसका सबसे बड़ा इशू यही है, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है। ये देख रहे हो, इसे सिर्फ ओ नेगेटिव से, इसीलिए इसको रेयर ब्लड भी कहा जाता है। ओ नेगेटिव जो होता है रेयर ब्लड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास इतने वो नहीं है डोनर्स, इसलिए इसको रेयर डोनर नाम से जाना जाता है कि ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके डोनर्स सभी को डोनेट कर सकते हैं पर ले नहीं सकते। ए बी पॉजिटिव का ये भाई है, ये यूनिवर्सल टेकर है कि तुम जितना दे दो, जिसका दे दो, सबका ले लूँगा मैं। इसे ए पॉजिटिव भी दे सकता है क्योंकि पास ए है। ए नेगेटिव भी दे सकता है, मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। बी पॉजिटिव दे सकता है, बी नेगेटिव दे सकता है, ओ पॉजिटिव दे सकता है, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ये भाई महाराज है यूनिवर्सल टेकर। इन्हें आप जो दे दो, जहाँ से दे दो, ये ले लेंगे। ये बिल्कुल हमारे नेताओं की तरह है, वैसे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, बट उन्हें जितना दे दो वो सब ले लेंगे। ठीक है, और ओ नेगेटिव हमारे आर्मी की तरह है कि हम सबको देंगे बट खुद कुछ नहीं लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ए बी नेगेटिव के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। ठीक है, ए नेगेटिव दिया जा सकता है क्योंकि ए भी है और नेगेटिव भी है। बी नेगेटिव दिया जा सकता है, ओ नेगेटिव सभी को दिया जा सकता है, तुम तो जानते हो ये बात। और ए बी नेगेटिव ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप सेम है तो दिया जा सकता है। तो ब्लड और ब्लड ग्रुप्स के बारे में भाई इतना मैंने बता दिया आपको। अब अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मैंने ब्लड और ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपको बता दिया पूरा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ, इस पेज भी पढ़ा देता हूँ थोड़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब बारी है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या समझ रहे हो? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कौन करता है? ब्लड करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है वो हार्ट और लंग्स का रिलेटेड होगा एक दूसरे से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, एक गैस पानी लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट और लंग का एक फंक्शन देखेंगे जिनमें वो दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम हार्ट का केवल फंक्शन अलग से देखते हैं। ड्रग्स में मैं बताऊंगा आपको मेडिसिन के बारे में। ये वो गंजा हीरोइन वाला काम नहीं है, ये ड्रग्स के बारे में मतलब मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। अरे एक इसमें और टॉपिक है जो मैं बताऊंगा, ऐड कर लीजिए आप। पांचवा टॉपिक वो है ड्रग एब्यूज़। बताऊंगा मैं आज आपको, समझा दूंगा, टेंशन मत लो, लगभग कल तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पे चलता हूँ, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है।
सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखो इसे मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको कि सबसे पहले ये नोज़ है, ठीक है, ये नोज़ है, यहाँ से ऑक्सीजन का इनटेक होता है, ठीक है। नोज़ से विंड पाइप के जरिए होते हुए ये लंग्स में जाएगा, लंग्स के एल्वियोली से होते हुए ये जाएगा किसमें, हार्ट में, ठीक है, और हार्ट फिर से पंप करता है। अब मैं समझाता हूँ आपको, मैं लंग से दिखाना स्टार्ट करूँ क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि नोज इनटेक करता है ऑक्सीजन का, विंड पाइप के जरिए वो लंग्स में जाता है और एल्वियोली के जरिए वो हार्ट में जाता है। तो मैं आपको हार्ट, लंग और हार्ट से स्टार्ट करूँ, ठीक है। देखो लंग और हार्ट से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो लंग्स है, इसने हार्ट को ब्लड दिया, इसने हार्ट को ऑक्सीजन दिया, और कैसे ऑक्सीजन देगा ये, एक यहाँ पर होता है पल्मोनरी आर्टरी, PULMONARY, यहाँ पे M है, इसमें कुछ ना कुछ इशू आता रहता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। अब हार्ट क्या करेगा, ये हार्ट जो है ये आर्टरी के थ्रू, आर्टरी, अब आर्टरी और वीन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा मैं। हार्ट आर्टरी के थ्रू सेल्स तक पहुंचाता है ब्लड। कैसे, आर्टरी जाता है और आर्टरी आगे जाकर के बहुत सारे छोटे 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 पाथ में डिवाइड हो जाएगा, और इस छोटे पाथ को हम कहते हैं कैपिलरी, ठीक है। आर्टरी जो है वही आगे जाकर के छोटे छोटे हिस्सों में से डिवाइड हो जाएगा और इसी को हम कहेंगे कैपिलरी। तो हार्ट ने यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड आगे भेजा आर्टरी के द्वारा, और वो कैपिलरी से होते हुए सभी सेल्स में चला गया बॉडी के, ठीक है। और अब यहीं से सेल इन्हें क्या भेजेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिच भेजेगा। और ये किससे भेजेगा, जैसे हार्ट ने आर्टरी से सेल्स के तक भेजा तो सेल्स वीन्स के जरिए हार्ट तक भेजेगा ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। और फिर हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक पहुंचा देगा, पल्मोनरी आर्टरी से, और फिर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। समझ आया। सबसे पहले हम ऑक्सीजन जो है वो नोज से इनहेल करेंगे, विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक पहुंचेगी, और लंग्स के बाद क्या होगा, पल्मोनरी, लंग्स का एल्वियोलाई वाला हिस्सा जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ऑक्सीजन को पास करेगा इनटू द हार्ट। हार्ट ऑक्सीजन को बाइंड कराएगा हीमोग्लोबिन के जरिए ब्लड में, आरबीसीज में, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, और वो आर्टरी के जरिए उसे सेल्स में भेज देगा, अलग अलग ब्लड जाएगा सेल्स तक, ऑक्सीजन पहुंचाएगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वीन्स के रास्ते से वापस हार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और हार्ट फिर पल्मोनरी आर्टरीज से आगे पंप कर देगा। मैं समझाता हूँ आपको, मैंने इसका इमेज रखा हुआ था, ये देखिए, ठीक है, हाँ यहाँ से देखिए, लंग्स तक आया, लंग्स के बाद इसने पंप कर दिया ब्लड को, ठीक है। ये जो है लेफ्ट लंग है, लेफ्ट हार्ट है, सॉरी, ये है लेफ्ट हार्ट, दूसरा कलर सुन लीजिए, ये लेफ्ट हार्ट है और ये है राइट हार्ट, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन, ये रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है। O2 वाला जो है वो रेड है और CO2 वाला ब्लू है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आया लंग से और ये लेफ्ट हार्ट में गया, यहाँ से क्या होगा कि आर्टरी के जरिए इसे हम सेंड करेंगे कहाँ पर, आर्टरी के जरिए ये जाएगा कैपिलरीज तक, और कैपिलरीज से ये सेल्स में बढ़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ तक आया, कैपिलरी से ये सेल्स में बटा, सेल जैसे किडनी वगैरह इन सब में बटा, और उसके बाद यहीं से यही कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो कैपिलरीज हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस दे देंगे इसको, किसको, वीन को, और ये वीन ले जाएगा कहाँ पर, राइट हार्ट में, और राइट हार्ट इसे फिर पंप करके बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया होगा आई होप। इस डायग्राम से तो ज़्यादा मेरे को, जब मैंने पढ़ा था तो इस डायग्राम से ज़्यादा मेरे को इस प्रोसेस से समझ आ गया था। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कि लंग से पहले हार्ट में जाएगा, हार्ट से आर्टरी से होते हुए कैपिलरीज सेल्स तक पहुंचाएगा, सेल्स फिर कैपिलरी के द्वारा आर्टरी तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भेजेगी, और फिर आर्टरी वापस से हार्ट, वीन, सॉरी गाइस मैंने गलत बोल दिया, हार्ट आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजन रिच ब्लड भेजता है, और वीन्स के द्वारा सेल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भेजते हैं हार्ट तक वापस, ठीक। चलो एक छोटा सा ग्लांस ले लेते हैं इस टॉपिक का दोबारा से, मेरे को लग रहा है मैंने शायद आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया। देखो पहले लंग, ऐसे समझा देता हूँ डायरेक्ट, पहले लंग,
सबसे पहले है लंग्स, ठीक है। लंग्स ने दिया किसको, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट को। हार्ट ने क्या किया, आर्टरी से भेजा, आर्टरी आगे जाकर के कैपिलरी बन गया और इसने सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा दिया। अब सेल्स ने इन्हीं कैपिलरीज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस भेजा वीन्स के द्वारा हार्ट में, और हार्ट ने फिर पल्मोनरी आर्टरी से इसे वापस भेज दिया। समझे, ये हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। मुझे लग रहा है गाइस आज कुछ ज़्यादा एरोप्लेन जा रही है, यहाँ से अगर आवाज़ आ रही है तो आई एम वेरी सॉरी। हाँ, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत आसान है। इसमें क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले हम नोज़ से स्टार्ट करते हैं। इसमें नोज़ से ऑक्सीजन का इनटेक हुआ, ऑक्सीजन का इनटेक हुआ नोज़ से, ठीक है। और नोज़ से वो गया कहाँ पे, ट्रेकिया। आना नहीं, पहले ही जाएगा फेरिंक्स में, यार चल क्यों रहा, फेरिंक्स में, फिर लाइनेरिक्स में, उसके बाद ये जाता है ट्रेकिया में, और फिर यहाँ से ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। जैसे फूड पाइप ओइसोफेगस होता है वैसे विंड पाइप ट्रेकिया होती है। ये जाएगा लंग्स में, लंग्स के बाद ये जाएगा एल्वियोली में, और फिर एल्वियोली के बाद ये हार्ट में चला जाता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन होते हुए यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे, और फिर वही उल्टा प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, CO2। हार्ट वापस पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोली को CO2 देगा, ये लंग को देगा, लंग ट्रैकिया को, और ये होते हुए फिर बाहर आ जाएगा नोज से, ठीक है। ये इतना छोटा सा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया था मैंने। अब मैं ड्रग वाला टॉपिक आपको क्लियर कर देता हूँ। अब बारी है ड्रग और जेनरिक ड्रग के बारे में, ठीक है। ड्रग क्या होता है? ड्रग होता है एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेस द वर्किंग। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि फाइट द डिजीज, केवल सिर्फ फाइट द डिजीज नहीं करते। ड्रग्स में नॉर्मली ओवर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन क्या करेगा कि आपके माइंड को हेल्यूसिनेट कराएगा। मतलब समझ रहे हो, देखो एक दवाई में और एक ड्रग्स जिसे हम रियलिटी में ड्रग्स कहते हैं, उसमें क्या अंतर होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखो सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है ना वो ये होता है कि जो दवाइयाँ हैं वो हम लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं और ड्रग्स को हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं। जैसे ये मेडिसिन हुआ और ये ड्रग, अगर आप मेडिसिन को ही ज़्यादा डोज में खाओगे तो वो ड्रग की तरह काम करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बीमारियों से फाइट करने में हेल्प करता है, बल्कि ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कन्वर्ट्स द वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन एंड सेल्स। मतलब जो हमारा ड्रग्स लेने के बाद आपने सुना होगा कंजप्शन करने के बाद हेलुसिनेशंस होते हैं, वो क्या है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को टर्न कर दिया उसने। हमारे ब्रेन का फंक्शन है थिंकिंग, लेकिन अभी वो हेलुसिनेट कर रहा है। क्या हेलुसिनेट कर रहा है? वही जो आदमी को चाहिए होता है नॉर्मली, क्या पैसे वगैरह के बारे में सोचना, टेंशन फ्री हो जाना, हेलुसिनेशंस में यही तो होता है, ठीक है। तो ड्रग की डिफिनेशन ऐसे हो सकती है, ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस that changes the work of mind and cells of body। देखो अगर मैं इसी ड्रग को लिमिटेड क्वांटिटी में लूँ तो ये डिजीज से लड़ने में हेल्प करेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो कफ सिरप्स होता है उनमें यूजुअली थोड़ा सा अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, बहुत लिटिल अमाउंट में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। बट अगर वही आप अल्कोहल को एकदम एक बोतल भर के पी लीजिए तो आपको नशा हो जाएगा, लेकिन वही अगर थोड़ी क्वांटिटी में कीजिए तो आपको कफ सिरप में कफ में आपको आराम मिलता है। किसी भी चीज़ को लिमिटेड क्वांटिटी में आप रखोगे तो आपकी बॉडी को फायदा करेगा, और ओवर ईट कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको नुकसान ही करेगा। वही बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। ड्रग के बारे में आपको पता लग गया। ड्रग और मेडिसिन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है?
ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ब्रांडेड एंड जेनरिक ड्रग, इसका एक काम होता है, जानते हो कैसे? देखो, सबसे पहले हम इसे ईट करते हैं पहले, मतलब जैसे कि हमने मान लो दवाइयों को खाया, किसी भी एक दवाई को आप गए डॉक्टर के पास कि हाँ भाई मेरे को सर दर्द हो रहा है, आप मेरे को कुछ दवाई दे दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है ये लो दवाई ले लो। तो इसके काम करने के कुल 4 स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? 4 स्टेजेस ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन। मैं किसी भी तरह की मेडिसिन के बारे में आपको बात नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली ये आप फिर क्या भरोसा तुम में से कोई उसको यूज़ करने लगे बेवजह, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर सकता कोई भी मेडिसिन का नाम, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो मैं सबसे पहले 4 स्टेजेस के बाद बात करता हूँ। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन, ठीक है? आपने दवाई को खाया और वो गया, वो एब्जॉर्ब हुआ पहले तो आपकी बॉडी में, उसे एब्जॉर्ब किया, डाइजेस्ट किया और उसे ब्लड में एसिमिलेट कर दिया, ठीक है? एसिमिलेशन का काम हो गया कि ब्लड में जाकर के उसे मिला दिया, ठीक है? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं? एब्जॉर्प्शन में होता है कि टेकिंग द ड्रग एंड मिक्सिंग विद ब्लड, ठीक है? दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, पहले वो मिलाएगा फिर करेगा वो डिस्ट्रीब्यूट। अभी ब्लड के पास है तो अभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी, टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। अभी ब्लड क्या है, वो हर जगह ले जाएगी, क्योंकि दवाई को थोड़ी पता है, इतना दिमाग थोड़ी कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। उसके बाद तीसरे पे एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उसके बाद आया ये पहुँचा, ये ब्लड से अलग अलग पार्ट्स में ले गया और ये पहुँच गया किसके पास? सेल के पास। तो अभी मेटाबॉलिज्म में काम करेगा उसके। उसने देखा कि मान लो आपका पेन आपके हाथ में हो रहा है, इन द 4 आर्म्स एरिया, ठीक है? आपने खाया, जो सेल्स ब्लड था वो हर पार्ट में लेगा, किडनी के पास ले गया, लेकिन किडनी ने कहा कि मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर वहाँ से हट गया। और अब ये जब पहुँचा आपके 4 आर्म्स में, तब इसे पता लगा कि हाँ यहाँ पर तो इशू यहीं पर है। तो इसने क्या किया सेल के साथ, सेल के मेटाबॉलिज्म में जाकर के आपको ठीक करने की कोशिश की, सेल के मेटाबॉलिज्म से मिला और आपको ठीक करने की कोशिश की। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे आप एक पूरी टैबलेट खाते हो, है ना, किसी भी दवाई की, तो आप पूरी टैबलेट जो किसी भी दवाई की खाते हो, उसमें से मात्र 10 से 15% आपकी बॉडी में यूज़ होता है एज अ मेडिसिन। बाकी का जितना भी हिस्सा है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है? ये चौथा प्रोसेस है एक्सक्रीशन, यानी इजेशन। इजेशन का होता है, लीवर जो है इसे फॉरेन सब्सटेंस समझ करके इसे एनस की तरफ भेज देता है और इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और ये फिर हम इसे एज अ वेस्ट बाहर निकाल देते हैं समझ गए? अब देखते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, व्हाट इज ब्रांडेड वर्सेस व्हाट इज जेनरिक ड्रग। आप प्लीज़ इसे साथ में लिखते रहा कीजिए, क्योंकि मैं इसे बार बार रिपीट नहीं कर पाता, ठीक है? ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग के बारे में अंतर बताता हूँ। पहले आप एक कहानी सुनिए। कोविड का वक्त आया था, एक मिनट गाइस, कोविड का वक्त आया था, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर के वैक्सीन बनाने की कोशिश की थी कुछ, और इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन साइंटिस्ट कि हमने बनाया उसे, कोवैक्सीन, कोविशील्ड को। मैं उसकी कहानी बताता हूँ कि किसी भी ड्रग को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत होती है वो होती है मनी, पैसे की ज़रूरत होती है सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस टाइम। आपको पता है कोविड की जो वैक्सीन थी वो हमने 1.5 साल के बाद, 1.5 से 2 साल के बाद लगभग ढूंढ के निकाली थी। तो मनी और टाइम दोनों, और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके जो रिसर्चर्स हैं, जो आपके पास रिसर्चर्स हैं, उनको आप पेमेंट तो दोगे, और ऑब्वियसली अगर वो रिसर्चर्स है तो उनकी पेमेंट भी हैंडसम अमाउंट में होगी, मतलब अच्छी खासी। मनी और टाइम दोनों लगता है। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई एक्स कंपनी है, मान लीजिए ये है एक्स कंपनी, ये दवाइयाँ बनाती है, ठीक है? इसने किसी दवाई को फॉर्म किया, मान लीजिए पैरासीटामोल को बनाया इसने, और पैरासीटामोल को बनाने के बाद ये गया किसके पास? पेटेंट करने वाली एजेंसीज के पास। वहाँ पर ये जाकर किसने कहा कि मैंने ये दवाई बनाई है, इसका ये काम है, इसने समझाया। तो जो एजेंसी है वो सर्च करी क्या ऐसी कोई दवाई पहले थी, अगर हाँ थी तो क्या इसका प्रोसेस अलग है, क्योंकि पेटेंट दवाइयों में कभी नाम या फिर केमिकल फॉर्मूला पे नहीं मिलता, तो उसके प्रोसेस पे मिलता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग।
जैसे पैरासीटामोल बनाने का कोई प्रोसेस होगा, अगर आप उसमें से थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज कर दीजिए और दूसरे प्रोसेस से पैरासीटामोल ही बनाइए तो आपको उसमें पेटेंट मिल जाएगा। तो अब एक्स कंपनी ने मान लो प्रोसेस दिखाया, हाँ ठीक है उस प्रोसेस से कुछ नहीं बना था ऐसी कोई दवाई, तो पेटेंट कंपनी ने उसे पेटेंट दे दिया और पेटेंट मिलता है लगभग एक्स कंपनी, अब ये एक्स कंपनी जो है इसे पेटेंट मिल गया। और पेटेंट कितने साल का मिलता है? लगभग 20 साल का, 20 ईयर्स। अभी जब तक ये 20 ईयर्स, सॉरी गैस कैमरा गया, 20 ईयर्स तक पेटेंट में रहेगा तो क्या होगा जानते हो? इस दौरान जो भी प्रॉफिट होगा या बेचना होगा वो इस एक्स कंपनी के पास ही जाएगा, ठीक है। इस वक्त इस दौरान इसको कहा जाता है ब्रांडेड मेडिसिन। लेकिन 20 साल के बाद, असली कहानी 20 साल के बाद शुरू हो गई। 20 साल के बाद ये जो दवाई है ये दवाई बन जाएगी जेनेरिक मेडिसिन। अब इसे कोई भी कंपनी बना सकती है, सेम प्रोसेस है, सेम नाम से बेच सकती है। अब ये जेनेरिक मेडिसिन हो जाएगी। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जब कोई एक नई दवाई बनती है, किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है या फिर किसी भी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, तो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, मनी का और टाइम का। बनने के बाद एक कंपनी को मार्केटिंग करनी पड़ती है कि हाँ मेरी दवाई ही बिके, उसे मार्केट में लाना पड़ता है, उसका प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन सब कामों के बाद उसका काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रखा होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा पेटेंट के रूल हर जगह अलग होते हैं, ये याद रखना। ये नहीं होता कि आपको इंडिया में पेटेंट का राइट मिल गया तो आप दुनिया में हर जगह उसे बेच रहे हैं। हर कंट्री का अपना पेटेंट का राइट होता है, याद रखना। उसके बाद क्या हुआ कि जेनरिक कंपनीज को अब सॉरी किसी भी कंपनी ने बनाया, उसे डॉक्टर्स के पास जाकर के अपने रिकमेंडेशन के लिए ब्राइब देनी पड़ती है, कुछ गिफ्ट देने पड़ते हैं, कुछ भी करना पड़ता है, उनसे बात करनी होती है कि हाँ इसका काम ये है, आप अपने आने वाले पेशेंट्स को ये दवाई दीजिए। तो जब ये 20 साल बीत जाते हैं तो फिर ये जेनरिक कंपनीज के हाथ में जाती है। मान लीजिए एक्स कंपनी से बेच रही थी किसी पैरासीटामोल को 1000 रुपये का एक टैबलेट, मान लीजिए एज एग्जाम्पल। तो अगर बहुत सारी कंपनियां इसे बनाने लगेंगी तो ऑब्वियसली इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, डिमांड उतनी ही है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ये क्या होगा कि रेट में कमी आ जाएगी। जब बहुत जगह पे आपको एक ही सामान अवेलेबल मिलता है तो ऑब्वियसली उसके रेट में आप कमी देखते हो। आप मार्केट ही चले जाओ, एग्जाम्पल में 10 दुकान वाले आलू लेकर के बैठे हैं, ठीक है, आप 10 के पास पूछोगे ना, अगर दो ने 100 बताया तो एक ऑब्वियसली 90 बताएगा ताकि उसका माल जल्दी बिक जाए। यही कारण है जेनरिक मेडिसिन। वो 100 में दे रहे हैं तो जेनरिक कंपनियां जो जेनरिक मेडिसिन बनाएंगी वो इसे रखेंगी 100 रुपये में ही, लो 100 रुपये में लेकर के जाओ, ठीक है। एक और प्रोसेस है कि 20 साल से पहले भी पेटेंट लिया जा सकता है। खैर ये मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जब मैं पढ़ाऊँगा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और किसी तरह की बीमारी फैल रही है, मान लो सबको बुखार हो रहा है पूरे इंडिया में और पैरासीटामोल की ज़रूरत है। ये एक्स कंपनी ने इसका पेटेंट ले रखा है पर ये एक्स कंपनी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जितने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ और कंपनीज को जेनेरिक लाइसेंस दे देगी कि हाँ तुम बनाओ। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये जेनेरिक कंपनी से लाइसेंस वापस ले लेगी, ठीक है, और ये बनाएगी। इसमें क्या हो सकता है कि ये जेनेरिक कंपनी इससे एक्स कंपनी से हेल्प लेकर के कह सकते हैं कि आप मेरे को इसका लाइसेंस दे दीजिए, आप प्रॉफिट का परसेंटेज रख लीजिए, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ब्रांडेड और जेनेरिक में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो कुछ नहीं, फॉर्मेशन कि कौन सी कंपनी से बना रही है। इनके पास सेम केमिकल फॉर्मूला होता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, मैं लाना भूल गया, मैंने देखा था कल, मैंने सोचा था कि उसका मैं रखूँगा इसमें, मेरे दिमाग से उतर गया। वो ऐसे था कि जेनेरिक मेडिसिन हैव सेम केमिकल फॉर्मूला एज ब्रांडेड केमिकल। मैं सवाल लिखता हूँ, मुझको सवाल याद है। तो उसमें ये था, सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसा था कि जेनेरिक, अरे यार, जेनेरिक मेडिसिन हैव सेम केमिकल फॉर्मूला एज ब्रांडेड मेडिसिन, ये पहला ऑप्शन था, ठीक है, ए। दूसरा था जेनेरिक मेडिसिन, बहुत पुराना सवाल है बट ये आया था, जेनेरिक मेडिसिन इज एक्सपेंसिव देन ब्रांडेड
सी generic medicines are not available easily, और चौथा था any company can form any drug once discovered। और वैसे जैसे आजकल का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, वैसे ही सवाल था। तो मैं अब आपको बेसिक सवाल समझाता हूँ। जेनरिक मेडिसिन हैव सेफ केमिकल फॉर्मूला एज ब्रांडेड मेडिसिन। मैंने आपको समझाया कि ब्रांडेड मेडिसिन को ही 20 साल के बाद जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो उसे जेनरिक मेडिसिन वाले भी बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, तो ए ऑप्शन सही था। जेनरिक मेडिसिन एक्सपेंसिव देन ब्रांडेड, नहीं, जेनरिक मेडिसिन तो उल्टा सस्ता होता है, एक्सपेंसिव तो ब्रांडेड होती है। ये तो आप नाम से ही पहचान सकते हो कि जेनरिक मतलब जनरल और ब्रांडेड मतलब ब्रांडेड, ऑब्वियसली महंगी होगी। जेनरिक मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल इजीली, ये भी गलत है। ब्रांडेड मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल इजीली, जेनरिक मेडिसिन तो आपको हर दुकान पर मिल जाएगी। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एनी कंपनी कैन फॉर्म एनी ड्रग वंस डिस्कवर्ड, नहीं, जो कंपनी डिस्कवर करेगी उसे पहले 20 साल का पेटेंट मिलेगा और उसके बाद इसके पास आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत, एंड ऑप्शन इज ए। ठीक है, यही था, एक क्वेश्चन आया था ऐसे प्रीवियस ईयर में। तो मैंने आपको जेनेरिक ड्रग के बारे में बता दिया है एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट ब्रांडेड ड्रग। तो मेरा ये टॉपिक था। अब ड्रग अब्यूज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा। ये पढ़ाने के बाद अब मैं थोड़ा सा ड्रग अब्यूज के बारे में आपको बता दूँ। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ड्रग अब्यूज। ऑलराइट, तो ड्रग अब्यूज के बारे में बात करते हैं। ड्रग अब्यूज होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, क्या आप लोगों ने कभी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाई खाई है? जैसे मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में तो बहुत कॉमनली देखा जाता है कि आपको अगर कभी बुखार हो गया, खांसी हो गया, तो आप पहले तो जुकाम हो गया, मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल, तो पहले तो पेरेंट्स कहते हैं कि 2-3 दिन तक दवाई मत लो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं होता बाई केस, तो आप बिना डॉक्टर के पास गए सीधा केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उनसे दवाई ले लेते हैं। ऑब्वियसली आप सबके साथ तो हुआ होगा ही कहीं ना कहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वहाँ से दवाई ले लेते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और आप उन्हें खाते हैं, जैसे अब किसी को बुखार हुआ हो गया, पैरासीटामोल लेके आया, उसने खाया, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाइयाँ जब खाते हैं, और क्या दवाइयाँ क्या होता है, आपने दवाई ली, कोई भी मेडिसिन, मान लीजिए उस मेडिसिन का नाम है मेडिसिन एक्स, ठीक है, आपने मेडिसिन एक्स खाई, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि 10 से 15% ही एब्जॉर्ब होता है और बाकी क्या होता है, बाहर आ जाता है, प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो आपका लगभग 80% तो 85% तक आपकी दवाई जो है वो बाहर आ गई। और बाहर कहाँ आएगी? इन्वायरमेंट में, है ना, इन्वायरमेंट में आ गई ना, ये 85% थ्रू आपके फीसिस, आपके ह्यूमन वेस्ट के द्वारा ये इन्वायरमेंट में आ गई। तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट में आई तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं। अब ये इन्वायरमेंट में आने की वजह से इस मेडिसिन का लॉन्ग टाइम तक इनके ऊपर इफेक्ट तो होगा इनिशियली, लेकिन ये धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे, अपने अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें कुछ नहीं होगा। जैसे अब मैं बताऊँ आपको कि किसी भी तरह का जेनेटिक डेवलपमेंट में समझाता हूँ कैसे होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बंदरों का, ठीक है। इनिशियली हमारे पास हाथ, बंदरों में हाथ पैर और पूंछ रही होंगी, है ना। जब हम नीचे चलते हैं तो पूंछ का काम क्या होता है, वो सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करता है। और उसके बाद जब हम 2 पैरों पर चलने लगे तो हमारा बैलेंस बन गया और धीरे धीरे इंसान की पूंछ गायब हो गई। तो ये जेनेटिक डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे। इसी तरीके से बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस दवाई के खिलाफ, मेडिसिन एक्स के प्रति एक जेनेटिक डेवलपमेंट कर लेंगे और उससे क्या होगा कि इनके ऊपर उसका असर खत्म हो जाएगा। अब असर खत्म होने का क्या नुकसान होगा कि फ्यूचर में आपको अगर ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें ये मेडिसिन एक्स काम करने वाली थी, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही जेनेटिक डेवलपमेंट कर लिया ना इसके खिलाफ। ये तो इनको इनकी नानी का घर वाला फीलिंग आएगा जाने के बाद, अरे ये तो नानी के घर आ गए और मजे हैं, वो वाला फील आएगा इनको। ये होता है ड्रग एब्यूज। जब आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर ईटिंग ऑफ ड्रग करते हैं तो
तो इन्वायरमेंट में भी ड्रग की परसेंटेज बढ़ेगी, और इससे जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके प्रति जेनेटिकली डेवलप हो जाएंगे, और ये डेवलपमेंट आपके लिए ही हार्मफुल है कि फिर उनको इफेक्ट करने के लिए कोई और मेडिसिन बनानी पड़ेगी। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में एक चीज़ बात हुई थी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, कि इसके ऊपर जो दवाई ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम करती थी वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। इसका मेन बेसिक ये था, कहा जाता था कि जो जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, ये यूजुअली ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसने उस दवाई के प्रति एक जेनेटिक डेवलपमेंट कर लिया है जिसकी वजह से उस पर वो असर ही नहीं कर रही है। तो सोच लीजिए ड्रग अब्यूज का इतना बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है। और ड्रग अब्यूज क्या होता है? एक तरीके का अनपर्पज यूज ऑफ मेडिसिन। आपको जरा सा बुखार हुआ हल्का सा, आपने सीधा पैरासिटामोल खा लिया, और आपको ज़रा सा चोट लगी, आपने कोई पेन किलर खा लिया। तो ऐसे इंटेक को अवॉइड कीजिए जो एक्सेसिव हैं, बेवजह हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इनसे, उल्टा इन्वायरमेंट को नुकसान होगा और आप ही को फ्यूचर में चक्कर नुकसान होने वाला है। मैंने आपको ड्रग अब्यूज पढ़ा दिया है। लगभग हमने आज के 50% टॉपिक को ख़त्म कर लिया है। सॉरी गाइस, मैंने आपको सॉरी क्या था, ड्रग अब्यूज मैंने आपको पढ़ा दिया। ड्रग अब्यूज मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पहले मैं इमेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इमेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा खाना जो होता है वो कैसे ट्रैवल करता है ये समझो पहले आप। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा खाना कैसे काम करता है, मतलब कैसे शरीर में जाता है। सबसे पहले हम इस बकल कैविटी, ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं बकल कैविटी। ये देखिए लिखा हुआ है माउथ वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को हम कहते हैं बकल कैविटी। यहाँ से हम फूड का इंटेक करते हैं। आफ्टर फूड इंटेक, ये जो खाना है ये ओइसोफेगस, इस फूड पाइप, ओइसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप, ठीक है। इसके थ्रू होते हुए ये स्टमक में चला जाता है। स्टमक के बाद ये कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी ये वाला। इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में घूमने के बाद ये एनस और रेक्टम से होते हुए बाहर आ जाएगा। समझ आया इतना? अब मैं आपको इसके सारे बॉडी पार्ट के फंक्शन समझाता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी से। पहला आई थिंक हैंग हो रहा है क्या गाइस? एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ये लगातार बोलने की वजह से गला सूख जाता है बिल्कुल। आज मेरे को पता लगता है कि हमारे टीचर्स जो हैं कितनी मेहनत करते होंगे, जो 2-3 घंटे की लगातार कंटिन्यूस क्लासेस लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या हो गया इसमें इशू। सबसे पहले हैं बकल कैविटी के बारे में बात करते हैं। बकल कैविटी के बारे में बात करते हैं। बकल कैविटी कुछ नहीं है, आपके माउथ वाला हिस्सा जो होता है इसी को कहते हैं बकल कैविटी। हम इंटेक करते हैं फूड का थ्रू माउथ, है ना। और माउथ से जब वो हमारी बॉडी में चला जाता है, माउथ से हमारी बॉडी पे जाता है, तो यहाँ पर माउथ में प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट मतलब छोड़ना, सीक्रेट सलाइवा, ठीक है। सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा जो होता है ना वो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है। हम यहाँ पर च्यू करते हैं, फूड चबाते हैं, वो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है। पहला इसका काम जो होता है सलाइवा का, इसका पहला काम होता है, इसका सबसे पहला काम होता है क्या, कि ये मिक्स एंड मेक फूड स्लिपरी।
स्लिपरी, ताकि ये ओइसोफेगस में बिना रुके नीचे चला जाए। आपने देखा होगा जल्दीबाजी खाना चबाते समय आप ढंग से चबाते नहीं, उससे निकल जाते हैं तो हमारे ओइसोफेगस या फिर गले के आसपास जाके अटक जाता है, तो हम पानी पीते हैं उसके लिए। ये वही करता है कि फूड को स्लिपरी बना देता है। दूसरा, सलाइवा का काम होता है ये स्टार्च को ब्रेक करता है इनटू शुगर। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर होता है, ठीक है। ये स्टार्च जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर होता है जिसे ब्रेक करता है सलाइवा, ठीक है। अब आपको इसका काम समझ आ गया। अब माउथ से खाना आगे बढ़ा और कहाँ पहुँचा, ये जाकर के पहुँचा एपिग्लोटिस के पास। अब एक यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन होता है, इसका नाम है एपिग्लोटिस, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट सेपरेट्स और प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग इन विंड पाइप। ये बचाता है कि फूड जो है वो विंड पाइप में कहीं घुस ना जाए, वरना फिर चोकिंग होगी और दैट मे लीड टू डेथ। आपने देखा होगा कि आपने कई बार खाया और खाते समय बोल रहे हैं आप, तो ये क्या होता है कि वो खाना गले में अटक जाता है और इसकी वजह से चोकिंग हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए विंड पाइप में। इसके बाद ये ओइसोफेगस या फिर जिसे आप फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप, इसके थ्रू होते हुए ये चला गया स्टमक में। अब आगे की कहानी स्टमक की जुबानी। अब स्टमक से समझाता हूँ, एक सेकंड मुझे इसमें थोड़ा सा पेपर साइड कर लेने दीजिए, ठीक है। अब अगली कहानी स्टमक में चला गया एंड स्टमक में अब क्या काम होगा कि स्टमक का जो काम होता है वो 3 काम होते हैं। सबसे पहला, ये 3 पार्ट होते हैं। पहले तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, उनके 3 अलग अलग काम होते हैं। HCl एसिड, HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा म्यूकस एंड तीसरा एंड क्या होता है, HCl, म्यूकस, एसिड जो हाँ डाइजेस्टिव जूसेस। मैं डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में थोड़ा सा आगे बताता हूँ। HCl का काम क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका सबसे पहला काम होता है किल बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया को मारता है, केम विद फूड। जो खाने के साथ आपके बैक्टीरिया चला जाता है, HCl उन्हें मार देता है। HCl एक हाई कंसनट्रेटेड एसिड होता है, ये आप शायद जानते हो। दूसरा काम इसका होता है ये डाइजेस्टिव जूसेस को मीडियम प्रोवाइड करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोवाइड मीडियम फॉर वर्किंग। यार यहाँ लिख रहा हूँ, ये इट प्रोवाइड मीडियम टू डाइजेस्टिव juices, it was medium to digestive juices for their function, ठीक है। HCl के 2 काम है। पहला तो ये बैक्टीरिया जो आपके खाने के साथ अंदर आ गया आपके पेट में, उसे मार देगा। दूसरा ये डाइजेस्टिव जूसेस प्रोवाइड करेगा। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस, अब HCl एक बहुत ही कोरोडेटिव एसिड है, मतलब ये जहाँ भी गिरता है वो जला देता है चीज़ों को। तो HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे बचाने के लिए म्यूकस इज टू प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक के जो अंदर की लाइनिंग होती है उसे बचाने के लिए। ये एसिड है तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस क्या होगा, बेस, इट इज़ बेसिक इन नेचर। एक बहुत ही, अगर किसी को ट्रिक करना हो तो सिंपली पूछ लेगा कि व्हाट इज द pH ऑफ ये म्यूकस, तो म्यूकस का pH क्या है ये पूछ लेगा। देखो सिंपली बता दूं कि अगर किसी एसिड है कोई, तो उससे अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो ये फॉर्मेशन होता है क्या, वाटर का, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर HCl एक एसिड है तो ऑब्वियसली म्यूकस को बेस होना पड़ेगा, तभी ये न्यूट्रलाइज करा पाएगा, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के खिलाफ, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में बता दो आपको। डाइजेस्टिव जूसेस,
डाइजेस्टिव जूसेस में दो तरीके के जूस होते हैं, एक होता है पैनक्रिएटिक, ये तो बिल्कुल ब्लड की तरह लग रहा है जूस, जो कि सीक्रेटेड बाई पैनक्रियास। दूसरा होता है बाइल जूस, ये होता है सीक्रेटेड बाई लीवर। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है कि इट ब्रेक्स फैट्स और लिपिड्स क्या होता है, ये एक तरह समझ लो लिपिड्स होता है ग्रुप ऑफ फैट्स, ठीक है, इन फूड। ये जो है ये फैट्स को तोड़ता है। पैनक्रिएटिक जूस में 3 और हिस्से हैं। पैनक्रिएटिक जूस को पैनक्रियास करता है सीक्रेट, बट इसमें 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों एंजाइम का होता है हाल ऐसा कुछ। ठीक है, इन 3 में होता है, जैसे पैनक्रिएटिक में एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है अमाइलेज, ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है, और होता है लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम होता है इट ब्रेक्स प्रोटीन, ये प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है, ये प्रोटीन को तोड़ता है इन अमीनो एसिड्स। लाइपेज का होता है इट ब्रेक्स, क्या तोड़ेगा ये, इमल्सिफाइड फैट्स, मतलब जो फैट का बहुत मोटा सा गुच्छा होता है उसे हम इमल्सिफाइड फैट कहते हैं। ठीक है, ये उसे तोड़ देता है। और उसके बाद अगला अमाइलेज का काम होता है, ये ब्रेक करता है स्टार्च को। अब मैं समझाता हूँ आपको। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा और अमाइनो एसिड्स में बना करके इसे स्टोर करेगा। लाइपेज क्या करता है, ये इमल्सिफाइड फैट, मतलब फैट्स के बहुत सारे जो ग्लोब्यूल्स होते हैं बहुत सारे मिल करके बड़ा फैट का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसे तोड़ता है लाइपेज। और अमाइलेज क्या करता है कि ब्रेक करता है स्टार्च को, ये पेट में। उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको एक चीज़। ठीक है, अब अगला ये स्टमक के बारे में हमने बात हो गई। ठीक है, अब एक स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, ये होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स का जो कि उस फूड के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, पहले मैं इनके बेसिक्स काम बता दे रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं इनके डेप्थ में भी जाऊँगा। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या काम होता है, एब्जॉर्ब्स सॉल्ट एंड वाटर टू द फूड केम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फूड आता है उसका ये सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद रेक्टम स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड। अब सब कुछ निकल चुका तो ये भी अनडाइजेस्टेड फूड हो जाएगा। और जो एनस होता है ये क्या करता है, इसको सीक्रेट आउट नहीं कर सकते, एक्सपेल आउट। ठीक है, ये काम। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में बता दिए, क्या कौन किसका काम क्या होता है। ठीक है, अब अगली चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन और विली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ठीक है, और बताते हैं थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विली के बारे में। फैक्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसके बारे में पहली बात चीज़ जानो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन
लार्ज इंटेस्टाइन। अब मैं आपको लॉन्गर और लार्जर में अंतर बताता हूँ। लार्जर का मतलब होता है सरफेस एरिया, मतलब कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा वो दिखने में। लॉन्गर का मतलब वो कितना लंबा है, ठीक है। आप कहते हैं कि ही इज लॉन्ग या ही इज टॉल। लॉन्ग मतलब होता है हाइट में कितना लंबा है वो, लेंथ में कितना लंबा है। और ही इज लार्जर, लार्जर मतलब पूरे सरफेस एरिया में। खाली लार्जर है और ऋतिक रोशन टॉलर है, मतलब लॉन्गर है, ध्यान रखना, ठीक है। लार्जर और लॉन्गर में बेसिक अंतर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्मॉल, ये इससे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं, इंटेस्टाइन इज स्मॉल बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, इट्स सरफेस एरिया, surface area lesser than large intestine, large intestine, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से इसका एरिया कम होता है, इसी वजह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो बड़ा होता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, स्पेलिंग होती है ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ये 3 पार्ट है, ठीक है। इनकी लेंथ का ध्यान रखना, इलियम सबसे बड़ा होता है, फिर जेजुनम, फिर ड्यूडेनम। ये होता है 0.5 मीटर का, ये होता है 2.5 मीटर का, और ये होता है 3 मीटर का, ठीक है। ड्यूडेनम का काम होता है स्टमक में जो ये सारे आपने चीज़ें देखी कि स्टमक में देखा ना आपने, ये सारे जूसेस रिलीज होते हैं, ये सारे काम होते हैं। ये स्टमक और ड्यूडेनम, स्टमक और ड्यूडेनम है ना, ये दोनों मिलके, ड्यूडेनम जो है, ये दोनों मिलकर के ये बाइल जूस, ये जूसेस वाला काम करते हैं, ठीक है। ये जूसेस वाला काम ये दोनों ड्यूडेनम करते हैं। जेजुनम क्या करता है, ये करता है एब्जॉर्ब, शुगर एब्जॉर्ब करेगा, अमाइनो एसिड्स को जो इन्होंने ब्रेक किया वो करेगा। स्टार्च को शुगर बनाया, किसने बनाया था बताओ? स्टार्च को जो शुगर बनाया वो किसने बनाया? अमाइलेज ने। और ट्रिप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को तोड़ा अमाइनो एसिड्स में। और लाइपेज ने क्या किया? लाइपेज ने क्या किया? इमल्सिफाइड फैट को भी उसको सिंपलर फैट्स में तोड़ा। तो ये उन सबको एब्जॉर्ब करेगा। इलियम क्या करता है? ये एब्जॉर्ब्स रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स, एक स्पेसिफिकली B12 विटामिन, ये इसे स्पेशली एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया है। और B12 विटामिन का क्या काम होता है बताओ? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल रीजनरेशन, ठीक है। सेल रीजनरेशन में B12 विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका यही काम होता है कि मैं B12 विटामिन को एब्जॉर्ब करूँ, ठीक है। और इसके बाद ये चला आता है किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और मैंने बता दिया लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपको सेल रीजनरेशन। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। साइज भी बता दिया, इलियम सबसे बड़ा होता है, जेजुनम उससे छोटा होता है और ड्यूडेनम उससे भी छोटा होता है, ठीक। आई होप अपने हाँ एक और टॉपिक रह रहा है, आई एम वेरी सॉरी, एक टॉपिक रह रहा है। हाँ 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, मैंने कहा ना कुछ छूट तो रहा था कुछ। 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, एक मिनट, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको 5 स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। आज तो कॉलेज की छुट्टी हो गई है, वरना काफ़ी बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है एक तरीके से। आपको क्लास भी देनी होती है एंड प्लस मेरी क्लासेस को कॉलेज में लेनी होती है, प्लस उसके बाद उनके असाइनमेंट्स, भाई भर भर के असाइनमेंट्स देते हैं। अब 5 स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहले स्टेज को हम कहते हैं इंजेशन, दूसरे को हम कहते हैं डाइजेशन, क्या इस पर लिखी मैंने, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है
एसिमिलेशन, एंड पांचवा होता है एक्सक्रीशन। आहा सॉरी टैब गिर गया। चौथा आता है एक्सक्रीशन। क्या मेरी स्पेलिंग इंग्लिश भी खराब हो गई क्या साइंस पढ़ाते पढ़ाते। एक्सक्रीशन, ठीक है। ये पांचों फैक्टर्स की वजह से जो डाइजेशन के 5 स्टेजेस को कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन को एक और नाम मैं जैसे एक्सक्रीशन कहता हूँ, इसे कई जगह पे इजेशन लिखा होता है, कई जगह पे एक्सपल्शन लिखा होता है, तो 2-3 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। कोई इशू नहीं, आपको जो भी आसान लगे वो याद करना। मेरे को जैसे एक्सक्रीशन याद रहता है हमेशा, इस वजह से। अब मैं इनके काम बताता हूँ आपको, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए जरा, ये कलर दिखता है क्या इसके ऊपर? ना, इतना साफ नहीं दिख रहा, तो ये ले लेता हूँ। ठीक, इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। और ये कौन करता है? बक्कल कैविटी, बताया था मैंने, ठीक है। डाइजेशन का काम किस चीज़ का है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं बताऊँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों। तुम्हें कहोगे अभी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम तो एब्जॉर्प्शन का था ना। इसका एक हिस्सा होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ड्यूडेनम। तो स्टमक और ड्यूडेनम मिलके डाइजेशन वाला काम करते हैं, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को इसमें रखा जाता है। इसमें क्या काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन। एसिमिलेशन कौन कराता है? विली, समझे? विली। अब विली के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे करके, जैसे ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है, तो इन पे ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है कुछ। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये फिंगर, एक सेकंड गाइस, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है ये वाली ना, ये होती है विली, इनको हम कहते हैं ये विली है, ठीक है। अरे ये तो ज़्यादा अच्छा चल रहा है यार, ये विली है। इनका काम क्या होता है? देखिए ये फोल्डेड है ना, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि फोल्डेड है, तो ये जब मर्जी तब खुल करके बड़ा लार्जर एरिया बना सकती है, ठीक है, बड़ा लार्जर एरिया। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड, ये जैसे इन्होंने न्यूट्रिएंट्स को, मानो ये कोई फूड का पार्टिकल था, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लिए, और इसका थोड़ा सा वो कम कर दूँगा, यहाँ से इन्होंने फूड में से नहीं हो रहा, न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाला, ठीक है। फूड में से न्यूट्रिएंट्स लिया, और ये विली क्या करते हैं? इन्हें ब्लड के साथ, इन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के साथ मिला देते हैं। और ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने वाला कौन होता है? मैंने अभी भी सबसे स्टार्टिंग में शायद ब्लड में ही पढ़ाया है कि क्या होता है। ये होता है प्लाज्मा, याद है? वही करता है, विली निकालता है न्यूट्रिएंट्स को फूड में से अब्जॉर्ब करके, उसे ब्लड में प्लाज्मा को दे देता है, और प्लाज्मा इसे अलग अलग पार्ट में ले जा करके छोड़ आता है, ठीक है। ये होता है विली का काम। ये करता है एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड। और फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड गेट excreted out। सो गाइस, आज लगभग का मैंने आपको समझा दिया कि ये बकल कैविटी से होते हुए खाना अंदर जाता है। यहाँ एपिग्लॉटिस इसे बचाता है कि ये विंड पाइप में ना चला जाए, फिर ये यहाँ से होते हुए स्टमक में पहुँचेगा, ठीक है। हाँ, एक बॉडी पार्ट होता है जिसके बारे में आपको बताना था, ये गॉल ब्लैडर। इसके बारे में अभी आपको बताया नहीं, मैं सबके बारे में बताता हूँ। लीवर जो है ये क्या करता है? ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है। ये जो पैनक्रियाज है ये वाला, अरे क्या हो गया, अरे यार ये हिल गया थोड़ा शायद। ये जो लीवर है, एक सेकंड में इसे पेन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो लीवर है ये क्या करता है? बाइल जूस निकालता है, ठीक है। लीवर ये वाला, ये ना ब्राउनिश सा। ये जो पैनक्रियाज है, ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये पैनक्रियाज है, और ये क्या करता है? ये पैनक्रिएटिक जूस निकालता है, सिक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस। हाँ, इसी के वो थे अमाइलेस ट्रिप्सिन
ट्रिप्सिन एंड कौन था, अमाइलेज था, ट्रिप्सिन था और लाइपेज था। ये तीनों इसी के एंजाइम्स थे, ठीक है। अमाइलेज क्या करता था बताओ, ये ब्रेक करता था स्टार्च को। ट्रिप्सिन क्या करता था, ये ब्रेक करता था प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड। और लाइपेज क्या करता था, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में करता था। लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट की मदद से बाइल जूस सीक्रेट करता है। ये इस गॉल ब्लैडर के अंदर, ये गॉल ब्लैडर नहीं है गाइस, गॉल ब्लैडर ये है, ये फिंगर लाइक जो दिख रहा है, ये जो बाइल जूस है गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, यही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी कहते हैं, याद रखना। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस बहुत ही सिंपल चीज़। लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। स्टार्च ब्रेक करता है, प्रोटीन को ब्रेक करके क्या करता है, ये क्या करता है, स्टार्च ब्रेक करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड बनाता है, और लाइपेज फैट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर देता है, फैट मॉलिक्यूल्स को, बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे में बदल देता है। तो कल का बस बहुत छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, कल थोड़े से डिजीजेस के बारे में जानकारी है, एंटीबॉडीज़ और एंटीवायरल के बारे में बात करेंगे, एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कल का लेक्चर छोटा होने वाला है, तो इसी के साथ बायो वाला सेक्शन भी खत्म हो जाएगा, एंड इसके बाद हम फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री पाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, और मिलते हैं कल फिर।